स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के आज के अंक में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का नमस्कार। श्रोताओं, नशीले पदार्थों के सेवन से व्यक्ति न केवल अपनी शारीरिक हानि करता है बल्कि अपने परिवार के साथ साथ सामाजिक वातावरण को भी दूषित करता है। नशे के प्रभाव से बच्चे, बुजुर्ग और युवा कोई भी अछूते नहीं हैं। नशीली दवाओं के दुरुपयोग के साथ साथ मादक पदार्थों के अवैध व्यापार के खिलाफ लड़ाई के लिए जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रतिवर्ष 26 जून को नशा निरोधक दिवस के रूप में मनाता है। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे युवाओं में बढ़ती ड्रग्स और नशे की लत, इस विषय पर एक परिचर्चा। प्रतिभागी हैं मनोचिकित्सक डॉक्टर निमेश देसाई, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपम गोयल और मनोचिकित्सक डॉक्टर सजीला मैनी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं डॉक्टर जवाहर लाल जैन। श्रोताओं, हर वर्ष 26 जून नशीले पदार्थों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है और इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, और ये 7 दिसंबर 1987 को यूएन जनरल असेंबली में डिसाइड किया गया था। और हर वर्ष किसी न किसी थीम पर, किसी न किसी मुद्दे पर केंद्रित किया जाता है और इस वर्ष का संदेश है सेव लाइव्स, यानी जिंदगियां बचाइए। इस विषय पर परिचर्चा के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान हैं प्रोफेसर निमेश देसाई, जो कि पूर्व डायरेक्टर है इभास यानी इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज, बहुत ही जाने माने मनोचिकित्सक हैं। हमारी दूसरी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अनुपम गोयल, जो कि डायरेक्टर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत और सीनियर कंसल्टेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस। और हमारी तीसरी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सजीला मैनी, जो कि बहुत ही सीनियर वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक हैं दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल। ये माना कि आज का सामाजिक जीवन भी विषमताओं से भरा हुआ है। प्रत्येक मानव मस्तिष्क नाना प्रकार की कुंठाओं से ग्रस्त है और ये कुंठाएं भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न प्रकार से अभिव्यक्ति पाती हैं। कभी खुद को नशीले पदार्थों या धूम्रपान का सेवन कर, या फिर किसी और के साथ मिलकर नशीले पदार्थों का सेवन करना। दोनों ही स्थितियां सामाजिक दृष्टि से भयावह है, आप मानते होंगे। इससे प्राय सभी सहमत है कि नशे का प्रारंभ किशोरावस्था में किया जाता है। आज के संदर्भ में स्कूलों, विश्वविद्यालयों की छात्र छात्राएं हों अथवा कार्यरत मजदूर या खिलाड़ी, धुएं के छल्ले सर्वत्र उड़ते हुए देखे जा सकते हैं। नशीले पदार्थों के सेवन की समस्या निरंतर बढ़ती ही जा रही है। शायद मानसिक तनाव, उदासी, चिंता, शायद कुछ वजह हो सकती हैं, और ये सब जानेंगे हम अपने विशेषज्ञों से। डॉक्टर निमेश देसाई, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं कि हर वर्ष ये जो 26 जून है, हाँ, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज मनाया जाता है, तो जैसे थीम दिया है, हर वर्ष कोई ना कोई थीम दिया जाता है, तो क्या हम साल में एक दिन थीम देने से क्या हम इस समस्या पर कंट्रोल कर सकेंगे, और इस थीम का क्या महत्व है, क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में आप बताएं। मुझे लगता है सोचने लायक बात यह है कि जैसे आपने मुद्दा उठाया, क्या साल में एक दिन किसी थीम पे या किसी इश्यू पे चर्चा करके सामाजिक समस्याएं हल की जा सकती है? कतई नहीं। हमें किसी भी ऐसे महत्व के मुद्दे पे साल भर गौर करना चाहिए और चर्चा करते रहना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। एक का दिन ज्यादा और एम्फेसाइज हो जाता है, सबको याद हो जाए कि भैया ये मुद्दा भी मायने रखता है। जो रासायनिक पदार्थों के सेवन की बात है, सामाजिक रूप से सेवन पहला चरण है। कभी कभार कोई रासायनिक पदार्थ ले लिया जिससे थोड़ा नशा हो, थोड़ी रिलैक्सेशन मिले। उसका नेक्स्ट लेवल होगा हैबिट हो जाए, आदत, और फिर तीसरा चरण होगा लत की बीमारी या व्यसन की बीमारी। तो यहाँ सबसे ज्यादा मुझे लगता है, जैसे आपने कहा, यूनाइटेड नेशंस ने, संयुक्त राष्ट्र ने जो इलीगल ड्रग्स है इस पे ज्यादा फोकस करते हैं, यूएन का प्रोग्राम, इसलिए ऑफिशियली रहता है एम्फेसिस अवैध ड्रग्स पे। लेकिन अगर सामाजिक रूप से सोशली सोचें और पब्लिक हेल्थ की तरफ से, जनस्वास्थ्य की तरफ से सोचें, तो हमें तंबाकू और शराब जैसे जो नशीले पदार्थ है उनको कतई हमारी दृष्टिकोण से बाहर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सेविंग लाइफ, जीवन बचाने वाली जो बात है, सच्चाई ये है कि जबकि अवैध पदार्थ से बहुत सारी मौतें होती हैं, बहुत सारी बीमारियां होती है, बहुत ज्यादा हद तक बीमारियां होती है शराब और तंबाकू के सेवन से जी। तो अगर रासायनिक पदार्थ का बड़ा सा परिप्रेक्ष्य रखा जाए तो एक वो है फुल स्पेक्ट्रम ऑफ ड्रग्स, दूसरा है स्पेक्ट्रम ऑफ यूज फ्रॉम सोशल यूज टू एडिक्शन। तो करीब करीब पूरे समाज में काफी हद तक ये मुश्किल फैली हुई है। और संक्षेप में एक बात कर लें जो आदमी करेंगे शायद, लेकिन हम शायद हमारे श्रोताओं को इंटरेस्ट रहेगा, नॉन केमिकल एडिक्शन से उसमें भी अब फोकस होने लगा है, मोबाइल टेक एडिक्शन। डॉक्टर सजीला मैनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत सीनियर मनोवैज्ञानिक है। ये जानते हुए कि आज का यूथ भी ड्रग्स की तरफ लालायित है,
और सब ये मानते हैं कि भाई किशोरावस्था में शुरू किया। ये मनोवैज्ञानिक एंगल इसका क्या है? कोई भी इंसान जब शुरू करता है वो ये नहीं सोचता कि मैं इसका गुलाम बन जाऊंगा। वो शुरू शौक में करता है, उसको मजे में करता है, उसको पता ही नहीं होता। वो उसको शुरू में पूछो कि तुम्हें आदत लग जाएगी, वो अगर एक दिन भी नहीं करता तो कहता है मैं तो कहाँ करता हूँ, मैं तो पेरेंट्स होते तो नहीं करता, ये छुट्टी पे जाता हूँ, ये माँ बाप होते हैं तो कोई नहीं करता हूँ। तो उसको जब तक उसको आदत उसके सर पे जड़ के बोलती नहीं है ना, तब तक वो मानता नहीं कि मुझे जो है आदत का ग्रस्त मैं हो चुका हूँ। तो इसकी कुछ चीज़ें होती है, जैसे प्रिपरेशन स्टेज है। शुरू में उसके घर में देखता है किसी को अगर पेरेंटल स्मोकिंग है तो फिर शुरू में नफरत करेगा, पेरेंट्स मेरा स्मोक कर रहा है या कोई अल्कोहल ले रहे हैं, कुछ करे। धीरे धीरे आप देखिएगा जैसे माँ बाप का आचरण होता है, धीरे धीरे बच्चा भी उसी चीज़ों में चला जाता है। और दूसरी चीज़ है पीयर प्रेशर। आजकल इतना ज़्यादा पीयर प्रेशर हो रहा है कि लोगों को अगर वो इस चीज़ का सेवन ना करें तो ग्रुप के बाहर हो जाते हैं। आप समझिए, ग्रुप का भी हिस्सा बन जाते हैं, एक पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं, जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर पे आजकल आता है सोशल मीडिया का रोल, बहुत इंपॉर्टेंटली, ठीक है। और चौथे नंबर पे आता है यूथ। आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहता है डोंट केयर एटीट्यूड, मुझे फर्क नहीं पड़ता, माँ बाप जो बोले या जो खोलें उसको फर्क नहीं पड़ता। और आजकल ये भी देखा गया है जो कैनबिस है वो इतना कॉमन है यंगस्टर्स के अंदर, और एज ऑफ अपटेक आपकी रेगुलरली डिक्रीज होती जाती। तो बेसिकली क्या है, इंसान शुरू होता है, धीरे धीरे करके उसको हैबिट लगती है, फिर उसकी कोपिंग स्ट्रैटेजी बन जाती है वो, ठीक है। कोपिंग मतलब वो एक टिपिकल एक बंदा जो स्मोक करता है उसका देखिएगा, उसकी दिन की शुरुआत जो है वो सिगरेट से शुरू होती है और दिन का खात्मा सिगरेट से होता है। तो अगर 20 बार ले रहा है तो 20 बार दिन में वो सिगरेट पी रहा है। वो खुश है तो पीता है, दुखी है तो पीता है, काम बहुत है तो पीता है, काम नहीं है खाली बैठा हूँ टाइम पास कैसे करूँ तो पीता है, टॉयलेट जाना है तो पीना है, खाना खाना है तो पीना है, चाय पीनी है तो पीना है। हर चीज़ के साथ एसोसिएटिव इफेक्ट है, वो इंसान को मार देता है। और कभी भी कोई भी नशा, जब भी कोई स्ट्रेस होता है उसमें ज़्यादा बढ़ता है। The reasons for starting are psychological और social, कौतूहल, peer pressure, बाकी सामाजिक मुद्दे। जो एंड स्टेज है, सेकंड हाफ है, आदत या लत की बीमारी, वो ऑलमोस्ट ऑलवेज बायोलॉजिकल होता। वो जो एडिक्शन का प्रोसेस ब्रेन में हो गया, उस रासायनिक पदार्थ ने ब्रेन के कुछ हिस्सों पे ऐसा असर शुरू कर दिया कि अगर जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे वो पदार्थ नहीं लिया तो तकलीफ होगी। तो हमें चाहिए कि सामाजिक रूप से ये समझ लें कि जो लत की बीमारी के शिकार हैं उनको चाहिए इलाज और सहानुभूति। जी बिल्कुल ठीक है डॉक्टर अनुपम गोयल। अब जैसा डॉक्टर सजीला भी कह रही हैं और डॉक्टर निमेश भी कह रहे हैं कि मेनली ज़्यादातर हम अगर बहुत ज़्यादा इलिसिट ड्रग्स की ना भी बात करें, शुरुआत में जो है स्मोकिंग से शुरुआत होती है, अल्कोहल से शुरुआत होती है, चाहे वो सामाजिक इशू पे है, पीयर प्रेशर के ऊपर है। और ये दोनों के केसेस रिलेटेड आपके पास निश्चित रूप से आते हैं, क्योंकि स्मोकिंग रिलेटेड हार्ट डिजीज़ और अल्कोहल रिलेटेड हार्ट डिजीज। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे एज ए कार्डियोलॉजिस्ट? आप क्या समझ, क्या इनके साइड इफेक्ट्स हैं या बिल्कुल नहीं? आपने बिल्कुल ठीक कहा, इनके डेफिनेटली बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं। शॉक में शुरू होते हैं, एडिक्शन बन जाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। स्मोकिंग से शुरू करते हैं, स्मोकिंग की वजह से ब्लड थिक होता है, आर्टरीज पे इन्फ्लेमेशन आता है, यंग एज में हार्ट अटैक्स होते हैं। आपको ख्याल होगा 20-25 साल पहले कोई यंग लड़का अगर चेस्ट पेन से आई, यंग क्या 40 साल से भी छोटा, तो हम लोग सोचेंगे हार्ट का तो नहीं होगा, गैस होगी, मस्कुलर पेन होगा। बट जहाँ स्मोकिंग का नाम आ गया, पता लग गया कि ये स्मोकिंग करते हैं, अब वो स्मोकिंग आप नॉर्मल टबैको कह लें, वीड कह लें, कैनबिस कहें, तो उन सब से ब्लड थिक होके हार्ट अटैक का रिस्क 10 टाइम्स तक बढ़ जाता है। और ये सब नॉर्मल हेल्दी आर्टरीज हैं जिनमें सडनली हार्ट अटैक की वजह से क्लॉट बन जाता है और पेशेंट का हार्ट डैमेज हो जाता है। सो ये सचमुच में रियलिटी है। और बहुत एक अच्छी बात पता लगी, लेडीज़ जब भी जैसे आपने बात छेड़ी, हम सब में साइड इफ़ेक्ट है स्मोकिंग के। अल्कोहल की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट की मसल्स वीक हो जाएंगी, क्लॉट बनने की टेंडेंसी होगी। पर अनफॉर्चुनेटली लेडीज़ में ये इफ़ेक्ट और भी प्रोनाउंस्ड होते हैं। जैसे जेंट्स में मान लो 2 to 3 टाइम्स रिस्क बढ़ गया हार्ट अटैक होने का, स्मोकर्स वर्सेस नॉन स्मोकर। अनफॉर्चुनेटली यंग गर्ल्स में ये रिस्क 4 to 5 टाइम्स हो जाता है। तो हमें इस होड़ से बाहर निकलना होगा। इट्स नॉट कूल टू स्मोक। स्मोकिंग के डेफिनेट साइड इफ़ेक्ट हैं, कैंसर तो पूरी दुनिया सब जानती है, हार्ट अटैक, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़, हाथ पाँव की नसें कमज़ोर होकर बहुत बार एम्पुटेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, स्मोकिंग की वजह से स्ट्रोक हो जाते हैं। ये सब चीज़ें बहुत रियल हैं और हर रोज़ होती हैं। तो जिसको भी लगता है कि मैं तो वैसे ही पी रहा हूँ, मैं कभी भी छोड़ दूंगा, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप कल की वेट मत कीजिए, आप अभी से छोड़ दीजिए। आप जितना देर लगाएंगे छोड़ने में, आपके लिए छोड़ना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। जैसे अभी अभी हमारी बात हुई, क्योंकि ब्रेन के बायोलॉजिकल सेंटर को अफेक्ट करता है।
फिर वो ज़रूरत बन जाती है। जी अनुपम जी, जैसा आप कह रही हैं कि स्मोकिंग के इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, यंग एज में लड़कियों में भी, लेडीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा केसेस देखने जा रहे हैं, तो क्या इसका हार्ट के अलावा ब्रेन पर या ऐसा कहीं कोई असर आता है? जैसे अभी बहुत क्लियर शब्दों में बताया गया, ये शुरुआत शौक से होती है, फिर एडिक्शन हो जाती है जो आपके कंट्रोल के बाहर हो गई, क्योंकि आपके ब्रेन के एक सेंटर को इसकी आदत पड़ गई। अब अगर आप नहीं लेंगे तो वो आपको कोंचता रहेगा। तो वो स्टेज आने से पहले ही हम रुक जाएं तो वो आसान है, हालांकि रुकना तो हर स्टेज पे ही होगा। और वेपिंग कहें ठीक है, कम नुकसान है, पर नुकसान तो है। जो स्मोकिंग करते हुए वेपिंग पे आ जाएं, चले कुछ बेटर स्टेज पे हुए, पर जो नहीं करता वो वेपिंग करने लगे ये सोच के कि इसके नुकसान नहीं है, ये बहुत ही गलत होगा, क्योंकि नुकसान तो है। और ब्रेन स्ट्रोक होने का रिस्क है, हाथ और पाँव की ब्लड वेसल्स में क्लॉट बन जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत बार एम्पुटेशन की ज़रूरत पड़ती है। हार्ट की मसल्स वीक होकर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाता है, हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें हमारी बॉडी के सभी सिस्टम्स को अफेक्ट करती हैं। जी निमेश जी, कौन कौन सी दवाइयाँ ज़्यादा देखी जाती हैं, मतलब इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग की बात कर रहे हैं? चाय, कॉफी, कैफीन, तंबाकू, धूम्रपान और तंबाकू वाला पान मसाला, इसको हम भूले नहीं, शराब, सारे फॉर्म्स। अब आए अवैध दवाओं पे। हमारे समाज में प्रणालीगत रूप से कैनाबिस और अफीम, ओपियोइड का सेवन रहा है, अगर हम गौर करें बहुत सारे प्रांतों में। अब 20वीं और 21वीं सदी में आ गए ज्यादा रिफाइंड प्रोडक्ट्स, जिसका असर दिमाग पे और ज्यादा तीव्र होता है। तो जो अफीम गांवों में, कस्बों में इस्तेमाल होता था, या कैनाबिस भांग यूज होती थी, उसके मुकाबले अब पदार्थ और ज्यादा तीव्र हो गए। तो ये समस्या है। और बहुत सारी जो आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग है, उनमें और बहुत सारी दवाइयाँ, पार्टी ड्रग्स, MDMA और LSD और वो चलती हैं। लेकिन मोटे तौर पे अगर ज़्यादातर जनता की बात करें तो ओपियोइड्स, जैसे आपने कहा, सारी ओपियोइड्स, अफीम से लेके हेरोइन, स्मैक और कैनाबिस के सारे प्रोडक्ट्स। एक मुद्दा मैं यहाँ डॉक्टर साहब ये भी टेबल पे लाना चाहूँगा, जो बहुत सारी नींद की दवाइयाँ हैं और गलत फहमी है, मानसिक रोग के लिए जो दी जाती है वो दवाइयाँ एडिक्टिव अब नहीं रही हैं, लेकिन जो नींद की दवाइयाँ हैं, बहुत सारी दवाइयों का मिसयूज भी होता है। या पेन किलर जो है, मॉर्फिन का सारा ओपियोइड का ग्रुप में आ गया, और बेंजोडाइजेपिन्स। तो संक्षेप में सलाह ये भी कर दी है कि जो दवाइयाँ ब्रेन पे असर करती है उसको खुद ब खुद या केमिस्ट से पूछ के लेना न शुरू करें, न जारी रखें, डॉक्टर से सलाह करके करें। जी अनुपम जी और सजीला जी, दोनों से मैं आपसे इस विषय पर जानकारी जानना चाहूँगा। ये जो नींद की दवाइयाँ कार्डियोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं, साइकोलॉजिस्ट और हर के साथ पेशेंट आके कहता था मुझे नींद नहीं आ रही। वो दवाइयाँ अगर 1 हफ्ते या 15 दिन, महीने के लिए लिखी जाए, वो सालों साल चलती है, और सालों साल चलते। तो क्या कार्डियोलॉजिस्ट समझते हैं कि भाई इसका कोई नुकसान हो सकता है या होगा, एडिक्शन है, वो लाइफ लॉन्ग ही चलेगी उसकी नींद की दवाइयाँ? मुझे लगता उस पर है आप क्या कहेंगे? कार्डियोलॉजिस्ट नींद की दवाइयाँ नहीं प्रिस्क्राइब करते, नहीं करते, क्योंकि हम लोग ये सोचने की कोशिश करते हैं कि मरीज को नींद क्यों नहीं आ रही है। बहुत सारी बात क्या होता है, मरीज लेटा, उसका सांस फूला, उसको उठ के बैठना पड़ता है। वो हमारे लिए जानना जरूरी है, क्योंकि वो हार्ट की मसल्स की वीकनेस की वजह से नहीं सो पा रहा है। सेकंड, किसी पेशेंट को स्नोरिंग है, वो सोते हुए स्नोर कर रहा है, तो उसके जो गले में सांस लेने वाली नसें हैं वो सिकुड़ गई, तो उसके उठ के बैठना पड़ता है। तो ये सब हमारी कार्डियोलॉजिस्ट की कोशिश ये होती है कि हम नींद ना आने की वजह ढूंढें। अगर कोई ऑर्गेनिक वजह है तो वो ठीक की जाए। जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के पेशेंट को CPAP लगाया जाए, जिसको फेलियर में है उसको डायूरेटिक दे के उनकी लंग्स को क्लीन किया जाए। ऐसे ही सोने का एक एनवायरनमेंट होता है। अगर हम अपने रूम में TV लगा के रखेंगे एंड 10-11 बजे तक चाय कॉफ़ी पियेंगे तो नींद नहीं आ पाएगी। तो सबसे ज़रूरी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, नींद की दवाइयाँ शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। आप सबसे आसपास देखिए कि किस वजह से आपको नींद नहीं आ रही है। सजीला जी, आप क्या कहेंगे? जैसा अनुपम जी कह रहे हैं, क्या कहेंगे? अल्कोहल की जब भी कोई मेडिकेशन अक्सर शुरू होती है तो सेडेटिव उसका इम्पैक्ट होता है, वहाँ से शुरू। तो लोग अल्कोहल तो छोड़ते नहीं हैं, ठीक है, वो अलग लग जाती है उनको। और जो सेडेशन की जो हैबिट है, ये हैबिट फॉर्मिंग है। पहले 1 गोली से असर होगा, फिर 2 से वही सेम असर होगा, असर वही रहता है, ठीक है, फिर 4 से असर होगा, फिर आप मानेंगे नहीं, हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो 60 गोली और 100 गोली दिन के अंदर, एक दिन के अंदर 100 गोलियां कंज्यूम करते हैं, और फिर भी आराम से जाग रहे हैं। उनको नींद की गोली से नींद नहीं आ रही है, उनको अपनी नॉर्मल होने के लिए ये नींद की गोली की सेवन की जरूरत है। इस तरह के ये सेडेटिव एक तरह से नशा बन गया है उनका।
डॉक्टर अनुपम जी, जैसा सजीला जी कह रही है कि इतनी ज़्यादा एडिक्शन है, और एडिक्शन में आज के टाइम में सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ जो सोशल फैक्टर है वो है अल्कोहल का। तो शराब का आप क्या समझते हैं? वो तो साइड इफेक्ट है, चले अल्कोहलिक लिवर डिजीज हो गया, सिरोसिस ऑफ लिवर हो, लेकिन तो आप क्या समझते हैं कि अल्कोहल का क्या कुछ हार्ट पर ऐसे कोई साइड इफेक्ट्स हैं जो लगे कि भाई निश्चित रूप से अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए, या बिल्कुल पिए है, तो कितना आपने पिए? बिल्कुल ठीक कहा है। अल्कोहल हर लिहाज से बुरा है, फैमिली के लिए, पेशेंट के लिए, फाइनेंसिस के लिए, उसके लिवर के लिए और हार्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा। अल्कोहल से कार्डियोमायोपैथी होती है, हार्ट की मसल्स वीक हो जाती हैं, हार्ट फेलियर कर जाता है, हम इसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं, जो बहुत कॉमन है। या तो लिवर फेल होगा या हार्ट फेल होगा। हार्ट की वजह से बहुत सारे विटामिन हैं जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, तो उसकी वजह से वीकनेस और कार्डियोमायोपैथी हो जाती है। हार्ट डिजीज़ का रिस्क डेफिनेटली बढ़ जाता है अल्कोहल से। और जैसे अभी आपने कहा, जब अल्कोहल पीने बैठते हैं तो बहुत कॉमन है कि साथ में स्मोकिंग होगा जी। या साथ में कुछ और भी गलत चीज़ और ली कितना जाएगी, पिएंगे उसका तो भी वो हिसाब नहीं है। इफेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। मैम, आपसे हम एक चीज़ जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं मैम, कि लोग ये बोलते हैं, हमें आके बोलते हैं सब, कि डॉक्टर्स भी बोलते हैं 2 ड्रिंक सेफ है। ठीक है, ये 2 ड्रिंक का क्या हिसाब है? क्योंकि 2 ड्रिंक हमारी 60 ml की भी हो सकती है, 120 ml की भी हो सकती है। चूंकि सामाजिक रूप से सदियों से शराब का सेवन चला आ रहा है, मेडिकल एसोसिएशंस ने मैक्स लिमिट फिक्स कर दी कि भी अगर सेवन हो रहा है परिवार में, समाज में, तो इससे ज्यादा ना करें। इसका ये कतई नहीं हो सकता कि जहां शराब का सेवन है नहीं वहां शुरू किया जाए। तो हम उन समाजों की बात करें जहां अपर लिमिट फिक्स की गई कि अगर परिवार में है तो। अक्सर ये होता है पब्लिक हेल्थ में और यंग ग्रुप्स में कि भाई सेफ लिमिट है तो 2 तो ले सकते हो। कोई कार्डियोलॉजिस्ट नहीं कहेगा कि अल्कोहल लीजिए वो सेफ है। ये आपने अपनी कन्वीनियंस के लिए बोलना शुरू कर लिया ये है। बात हम सुनना जो चाहते भी थे। हमारे पास आए हैं, जितना लिटरेचर है, अल्कोहल चाहे कम हो चाहे ज्यादा नुकसान करता है। हम बोलते हैं कि आप मैक्सिमम लेना चाहे हफ्ते में 2 पैक 30 ml पर आवर अल्कोहल से ज्यादा बिल्कुल ना लें। ये बात बिल्कुल सच है। पहले था कि आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल HDL बढ़ जाता है रेड वाइन से, वो आप खजूर खा लीजिए, आप साथ में अंगूर खा लीजिए, ड्राई फ्रूट्स खा लीजिए, उससे भी बढ़ जाएगा। रेगुलर वॉक कर लीजिए, उससे भी बढ़ जाएगा। आप उसके लिए एक और एडिक्शन को मत पालिए। सी जो सेफ्टी की बात हो, एक तो डॉक्टर मैनी जैसे कह रही है, वो अमेरिका में, यूरोप में कर दिया। दूसरा जो डॉक्टर अनुपम कह रही ना, वो गाइडलाइंस बनी थी खासकर ड्राइविंग के कॉन्टेक्स्ट में, कि वाहन चलाने की जो सेफ्टी है उसके लिए ज्यादा से ज्यादा, इतने ज्यादा 1 या 2 घंटे में हो जिससे आपका मोटर कोऑर्डिनेशन बगे। उस आधे घंटे की एक शाम की जो गाइडलाइन है उसको जीवन में लागू करने की गलती ना करें। बिल्कुल गलती नहीं। जी। तो अब हम इलिसिट ट्रैफिकिंग की बात करें तो ज़्यादा उसमें सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा किसी पोर्ट पे पकड़ी जा रही है 80 करोड़ की हीरोइन पकड़ी जा रही है, कहीं 100 करोड़ की पकड़ी जा रही है। अच्छा, कोकेन के बारे में मैं बताऊं, इवन खिलाड़ियों में भी देखा जाता है। तो आप क्या कहना चाहिए, कोकेन, कैनाबिस, और ये इतने ज़्यादा इसका प्रचलन क्यों होता जा रहा है? और उन पर भी आपसे जानना चाहूँगी, क्या कोकेन का भी साइड इफेक्ट है? क्या हार्ट रेट बढ़ाता है? क्या नुकसान करेगा? पहले निमेश जी आप बताएं। बहुत ब्रीफली, स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग जो है, स्टेरॉइड से लेके और सारी, वो एक मुद्दा है जी, वो अलग इशू। उसका जो ढांचा है कंट्रोल का, वो भी अलग रहेगा स्पोर्ट्स अथॉरिटीज के तहत। खुले समाज में वहां पे जैसे आप कह रहे हो, जो इलीगल मार्केट है वो अपना प्रोडक्ट्स पुश करेंगी, तो पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट का काम रहेगा किसी एक एरिया में थानेदार, दिल्ली बंबई शहर में कमिश्नर, या किसी राज्य में डायरेक्टर जनरल ये तय करे कि जी मैं अपने एरिया में ड्रग्स बिल्कुल नहीं आने दूंगा। ये हुआ लॉ एनफोर्समेंट, कानून का अमलीकरण। एक गलतफहमी ये भी हो जाती है कि जी सरकार इसको परमिट करे तो फिर हम ये ओवर क्यों ना लें। तो ये गलतफहमी भी ना हो दे, और वो हो सबलीकरण से, एम्पावरमेंट ऑफ यूथ। युवाओं को शारीरिक मानसिक रूप से जो किक चाहिए, जो एक्साइटमेंट चाहिए, वो तो वैध है, वो जस्टिफाइड है, लेकिन उसके अरासायनिक तरीके ढूंढे जाए। स्पोर्ट्स, माउंटेनियरिंग, म्यूजिक, जो भी हो, अलग अलग व्यक्ति के सस्टेनेबल एडिक्शन। सो बिल्कुल, तो ऑल्टरनेट हाइज न सिर्फ ट्रीटमेंट में बट प्रिवेंशन में भी यूजफुल है। डॉक्टर अनुपम जी, ये जो कोकेन है इसके बारे में बड़ा ज़्यादा है, कहते हैं बहुत ज़्यादा एडिक्टिंग है, साइड इफेक्ट, और हार्ट की रेट बढ़ा देता है, हार्ट पर बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट करता है। क्या कहना चाहेंगे आप? हम में से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि हम कोकेन को परफेक्ट हार्ट अटैक ड्रग कहते हैं। कोकेन लेने का मतलब ये है कि हार्ट अटैक होने का रिस्क बहुत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा। देयर वुड बी सिंपैथेटिक ड्राइव।
अगर मोटे शब्दों में बोलें तो ये ड्रग हमारे सिंपैथेटिक ड्राइव को बढ़ाते हैं, जो फाइट और फ्राइट वाली टेंडेंसी है। हार्ट रेट दौड़ने लगेगा, एरिथमियाज का रिस्क बढ़ जाता है और ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो हार्ट पे जोर बहुत आ जाता है। लॉन्ग टाइम यूज करने से हार्ट की मसल्स थिक हो जाती हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। सो इट वुड कम एज अ सरप्राइज बट इट इज अ परफेक्ट हार्ट अटैक ड्रग। तो जो लोग भी ड्रग ये ले रहे हैं, मेरी उनसे या किसी को भी आप गाइड करना चाहें तो बहुत सिंसियर रिक्वेस्ट है कि इसको हल्के में बिल्कुल ना लें। ये ना सोचें कि पूरी दुनिया लेती है। हार्ट अटैक इज अ वेरी रियलिटी विद दीज ड्रग्स। जो इनफैक्ट जो लोग जो ड्रग एडिक्ट्स या कोई भी एडिक्ट्स हैं जो एडमिट होते हैं, हमारे यहाँ से बहुत डाटा नहीं है, बट अमेरिका में हार्ट अटैक होने से 4th टाइम इज द नीड फॉर एडमिशन। एक तो इन लोगों में साइकोसिस हो गया, थोड़ा हेल्यूसिनेशन हो गई, उसके बाद हार्ट अटैक इज द मोस्ट कॉमन अकरेंस, जिसकी वजह से ड्रग एडिक्ट्स को हॉस्पिटल में आने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसके इल इफेक्ट उनको बताएं, समझाएं, ताकि वो समझ सकें कि ये चीज़ नॉर्मल नहीं है, इसको लाइटली नहीं ले सकते। तो कहने का मतलब है कि एडिक्शन नहीं होनी चाहिए, जहाँ तक नहीं, लेना ही नहीं चाहिए, लेना ही नहीं चाहिए, एक बार भी लेना नहीं चाहिए। एक बार एडिक्शन की बात अगर हम कहते हैं तो सरकार ने मेडिकल कॉलेजेस में डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, डी एडिक्शन क्लिनिक्स हैं, इवन कई अस्पतालों में, पुलिस स्टेशंस में भी डी एडिक्शन क्लिनिक्स खुले हुए हैं। आप भी गंगाराम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी डी एडिक्शन सेंटर्स चलते हैं, टोबैको सेशन क्लिनिक्स चलते हैं। तो इनका क्या रोल है, इनका क्या महत्व है और क्या रोल है? क्या सरकार की जिम्मेदारी है? इस समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं, एक बंदे की अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं, पेरेंट्स की कोई जिम्मेदारी नहीं, क्या सिर्फ सारी जिम्मेदारी सरकार की है? किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, एक ढांचा तो स्वास्थ्य की समस्याओं का ये है, अगर हम गौर करें कि बदनसीबी से हम लोग स्वास्थ्य केंद्रों तक, अस्पताल तक तभी जाते हैं जब बीमारी हो जाए। तो यही यहाँ लागू होता है। व्यसन की जो बीमारी है, ये बड़ी कड़वी और बदनसीबी की सच्चाई है कि व्यक्ति विशेष या परिवार या मित्रगण अंतिम चरण में शायद व्यक्ति को इलाज के लिए ले जाने की कोशिश करते हैं, तभी नहीं सफल होते। अगर लत आदत बनने लगे तभी से इलाज या कुछ काउंसलिंग शुरू कराइए। अगर लत की बीमारी हो गई तो जरूर इलाज करवाइए, जल्दी से करवाइए। और अगर थोड़े समझाने से, थोड़ी जबरदस्ती से, थोड़ा कानून की मदद लेके, पुलिस की मदद लेके उस व्यक्ति को इलाज के लिए जाना पड़े तो वो करिए। ये तो हुआ ट्रीटमेंट। और दूसरा मुद्दा शायद हम बात करें, शायद समझ न रहे, सामाजिक रूप से लोग उस सीमा तक न पहुंचे। प्रिवेंशन, रोकथाम कैसे हो बड़े स्तर पे समाज में, लेकिन सेविंग लाइफ वाला जो थीम है इस साल का, वो रहेगा खास ट्रीटमेंट। फैमिली का या समाज का क्या दायित्व है कि इस प्रॉब्लम से निकाला जा सके? जैसे कि अभी सर ने बोला था, ये चीजें हम डिस्कस कर रहे थे कि एक तरफ हुआ ट्रीटमेंट, दूसरा हुआ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन तो बहुत लंबे स्तर पे होना चाहिए। स्कूल्स के अंदर जिस तरह से हम एनवायरमेंटल एजुकेशन एक सब्जेक्ट घुसाया है, उस तरह से एक हेल्दी लिविंग का कहीं स्कूल में पढ़ाना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, इन ड्रग्स ऑल्सो, इन रिलेशनशिप्स ऑल्सो, जो लोग वो कर रहे हैं बहुत ज्यादा। एक तो वो प्रिवेंशन हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ट्रीटमेंट के लिए जैसे अभी ये डिस्कस हुआ, क्या होता है जो हमने देखा है अपने पेशेंट्स के अंदर, कई बारी जो बच्चे क्या करते हैं, जब बच्चों से माँ बाप डरते हैं, आप समझ गए, ये डर नहीं होना चाहिए। बच्चों से डरते, बच्चा क्या करता है जो ड्रग लेता है, वो ऐसे करके हाथ दीवार पे मार देगा, डरते हैं अरे कुछ करना ले, ठीक है सो करने दो, ऊंचा बोलेगा, चिल्लाएगा, चीजें तोड़ेगा। उस चीज से डरना नहीं है, ठीक है। अगर आपका बच्चा कहीं आपको देखे कुछ करता हुआ, नशा करता हुआ, तो उसी समय पुट योर फुट डाउन, बोले कि आपको ये करना है, ट्रीटमेंट लेना है, यहाँ लेना है, यहाँ पूरा ऑप्शन दीजिए उसको, और उसको प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट सेंटर में लाके उसको पूरा छुड़वा दिया जाए। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि नशीले दवाएं, नशीले पदार्थ आपके जीवन में अंधकार फैला देंगे और आपके स्वास्थ्य, आपकी पढ़ाई, आपकी इनकम, आपकी रेपुटेशन और पारिवारिक रिश्तों पर निश्चित रूप से दुष्प्रभाव डालेंगे। और इनसे इन्फेक्शियस डिजीज जैसे एड्स, HIV वगैरह तक भी लग सकते हैं और आप धीरे धीरे उदासी का शिकार हो जाते हैं, जुर्म की दुनिया में भी प्रवेश कर जाते हैं और क्राइम की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। तो इसलिए नशीले पदार्थों के सेवन से दूर रहें। परिवार की सपोर्ट एवं मेडिकल हेल्प या काउंसलिंग की निश्चित रूप से ज़रूरत है, सहायता लें उनकी। और इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए प्रोफेसर निमेश देसाई, डॉक्टर अनुपम गोयल और डॉक्टर सजीला मैनी, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू भाई। युवाओं में बढ़ती ड्रग्स और नशे की लत। अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। प्रतिभागी थे मनोचिकित्सक डॉक्टर निमेश देसाई, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपम गोयल और मनोचिकित्सक डॉक्टर सजीला मैनी। संचालन कर रहे थे डॉक्टर जवाहर लाल जैन।
अगर आप इस कार्यक्रम से संबंधित अपने विचार हम तक प्रेषित करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। मेल में आप कार्यक्रम से संबंधित फीडबैक, विचार, सुझाव, विषय और अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इसी के साथ आज की स्वास्थ्य पत्रिका समाप्त करने की इजाजत दीजिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल को। फिर मिलेंगे अगली बार। तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार।